भारत 24 पर मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्र। वक्त है दहाड़ का। तो मैं जिक्र कर रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट में 1 घंटे तक चली सुनवाई की वक्फ संशोधन कानून को लेकर। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दे दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में उस पर जवाब देना होगा और इस मामले में अगली सुनवाई अब 5 मई को दोपहर 2 बजे के बाद एक बार फिर से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिकाएं ही दायर की जाएं और उन्हीं पर सुनवाई होगी। तब तक सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 3 निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया है। वो क्या क्या है? पहला ये कि वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ की संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी, यानी कि स्टेटस को मेंटेन रहेगा। दूसरा यह है कि कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, वो वक्फ बाय यूजर हो या फिर वक्फ बाय डीड हो। तीसरा ये कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई भी नई नियुक्ति नहीं होगी और इन 3 कंडीशंस पर आश्वासन सरकार की तरफ से न्यायपालिका को दे दिया गया है। मतलब ये साफ है कि केंद्र सरकार को वक्फ कानून पर फिलहाल पुरानी स्थिति को बहाल रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कई सवाल पूछे, जैसा कि कहा कि वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री, क्या हिंदू ट्रस्ट में मुस्लिमों की एंट्री होगी? ऐसे कई सवाल हैं जिन पर केंद्र सरकार को 7 दिन में जवाब देना होगा। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सुप्रीम सुनवाई पर हो रही बयानबाजी को भी आप सुन लीजिए। 2 तरह का अंतरिम आदेश अगले तारीख यानी कि 5 मई तक के लिए दिया है कि वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड में कोई भी अपॉइंटमेंट की अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। कि जो वक्फ व यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल दी नेक्स्ट डेट। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 12 में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं न कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फिलहाल फैसला है, हमें खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल जो अपॉइंटमेंट है उस पर अभी स्टे कर दिया है। तो और हम उम्मीद करते हैं जो 1 हफ्ते का समय सरकार ने मांगा है उसके बाद में फिर 5 दिन का समय हम लोगों को भी दिया जाएगा जवाब देने के लिए। हिंदू पक्ष, AIMIM, कांग्रेस और साथ ही बाकी लोग क्या कह रहे हैं आपने सुन लिया, लेकिन आइए सवालों का जिक्र और उसके बाद चर्चा की शुरुआत। पहला सवाल आज दहाड़ में रहेगा, वक्फ पर यथास्थिति, आगे कैसी परिस्थिति? याचिकाकर्ता या सरकार? अदालत किसका आधार? क्या वक्फ बाय यूजर जैसा था वैसा रहेगा या फिर बदल जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कानून पर क्या संदेश? वक्फ बोर्ड में हिंदू, क्या हिंदू ट्रस्ट में होंगे मुस्लिम? बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा में ज्वाइन इन कर चुके हैं, टीएमसी के प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती हमारे साथ मौजूद हैं, अश्विनी दुबे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर मौजूद हैं, रमनीश बस जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और रिजवी साहब अब से थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन इन करेंगे। बाकी सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत सिद्धार्थ जी आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि 7 दिन में अब सरकार को जवाब देना है और आज जो दलीलें कोर्ट रूम में रखी गई और जिस तरीके से सीजेआई या फिर जजेस की तरफ से ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले या उनका इंटरिम ऑर्डर देखने को मिला, इतना समझना चाहती हूं कि क्या आज न्यायपालिका में ही इन दलीलों को सुना जा रहा था? क्या संसद के अंदर विपक्ष की इन दलीलों को सुना नहीं गया, जहां पर उन्होंने इस बात को रखने की कोशिश की? और आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया उसे सरकार अपने लिए राहत मानती है या फिर आफत के तौर पर देखती है? सिद्धार्थ जी।
पूर्णिमा जी, मैं माफी चाहूंगा, मेरा कुछ कनेक्शन एरर था, मैं अभी जुड़ पाया हूं। आप एक बार अपना क्वेश्चन दोहरा पाएंगे? मैं बस इतना समझना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को लेकर कि आज सारी दलीलें सुनी गई, उस पर कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस और इंटरिम ऑर्डर दिए। क्या ये दलीलें संसद के अंदर नहीं सुनी गई? क्योंकि यही विपक्ष की आवाज थी जिसको लेकर कोर्ट ने भी सवाल पूछे हैं। और दूसरा, जो आज कोर्ट की तरफ से 7 दिन की मोहलत जवाब देने के लिए आपको दी गई, आप इसको राहत के तौर पर देखते हैं या फिर आप इसको आफत के तौर पर देखते हैं? देखिए पूर्णिमा जी, एक बात समझने की है कि जब से आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई और उसके बाहर उसकी खबरें निकल करके आई हैं, तभी से एक भ्रम की बात फैलाई जा रही है कि एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, कोई ब्लैंकेट बैन लगा दिया है। मैं पहले तो आपके दर्शकों को कैटेगोरिकली एक बात बताना चाहता हूं, वक्फ के अमेंडमेंट कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार का स्टे नहीं लगाया है। जैसा डिमांड की गई थी 70 से ऊपर प्लीज में कि ब्लैंकेट बैन लगाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ब्लैंकेट बैन नहीं लगाया है। और कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है कि वक्फ के अमेंडमेंट एक्ट का इंप्लीमेंटेशन सरकार नहीं कर सकती। 2 विषयों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के साथ जब बातचीत में हुई, उसमें से एक विषय यह था कि जो वक्फ की काउंसिल बननी है और वक्फ के बोर्ड बनने हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि हम नहीं चाहते कि उस अवधि में जो पार्टीज हमारे सामने आकर के खड़ी हुई हैं उनके इंटरेस्ट को अफेक्ट किया जाए, इसलिए उसको उस समय पे क्या किया जा सकता है। और जो वक्फ व यूजर की प्रॉपर्टीज थी, जो उनमें भी जो रजिस्टर्ड हैं और गेजेटेड हैं, उनको डी नोटिफाई सरकार नहीं करेगी। ऐसी 2 बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के भी अपना कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया है। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने स्वयं सरकार ने कहा है कि हम इन 2 बातों को जब तक रिप्लाई हम फाइल नहीं कर रहे हैं और जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई अभी करेगा तब तक इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। उसके अतिरिक्त जो वक्फ अमेंडमेंट के एक्ट में, बिल में जो नई बातें आई थी, जैसे विमेन मेंबर्स को लेकर के, सर्वे अथॉरिटी को लेकर के, वक्फ के ट्राइब्यूनल को लेकर के, अपील के मैकेनिज्म को लेकर के, एक सेपरेट बोर्ड को लेकर के, सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं करी है। इस बात को समझना आपके दर्शकों के लिए भी बहुत जरूरी है। यह पहली बात। मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं, यह कानून देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पार करके हमारे देश को दिया गया है। यह जेपीसी में गया है, दोनों सदनों में इसकी चर्चा हुई, देश भर से लोगों के सुझाव आए, लाखों सुझाव आए, 27 घंटे से ऊपर बहस इस कानून को लेकर के सदन के अंदर हुई और उसके बाद जब वो पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई तो यह कानून पूरा हुआ है। बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूरा विश्वास पूरे देश के एक जन का है। सुप्रीम कोर्ट इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करेगा, इसका संविधान अनुरूपी कानून है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस पर बताएगा। और वो जब उनकी कार्रवाई पूरी हो जाएगी, हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कानून जो देश के लिए प्रोग्रेसिव कानून है, मुसलमान समाज में पिछड़े समाज से आने वाले, बोहरा समाज, गाखनी समाज, पासमानदा समाज से आने वाले मुसलमान महिलाओं के लिए जो उनको और अवसर देने वाला है, उनके करप्शन को हटाने वाला है, वक्फ को अच्छा बनाने वाला है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी अपनी सहमति दर्ज कराएगा। तो जो लोग आज भ्रम फैलाने की स्थिति कर रहे हैं वो बिल्कुल भी भ्रम ना फैलाएं। मैं इतना ही आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन 1995 के अधिनियम का भी तो जिक्र किया है, तमाम पिछले संशोधनों का भी जिक्र किया है जिनको गो थ्रू करेगा कोर्ट। साथ ही इसके साथ जो गैर मुस्लिमों की एंट्री है, ये सवाल भी तो पूछा है कि क्या हिंदू ट्रस्ट में आप मुस्लिम लोगों को क्या जोड़ सकते हैं, क्या उनको उस ट्रस्ट में शामिल कर सकते हैं? पुरानी संपत्ति जिनके पास पेपर्स नहीं है उनका क्या होगा? क्या ये चिंता का विषय नहीं है? इसको लेकर भी कलेक्टर को दिए गए अधिकारों को लेकर ये कहते हुए कि क्या इसका मतलब अदालत पर सरकार को भरोसा नहीं है? इन तमाम बातों का जिक्र भी तो आज कोर्ट के दौरान किया गया, कोर्ट में हेयरिंग के दौरान किया गया है। सिद्धार्थ जी, नहीं, देखिए पूर्णिमा जी, 2-3 बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ चीजों को लेकर के जो अमेंडमेंट एक्ट में क्लैरिफिकेशन है वो कोर्ट को भी चाहिए, और निश्चित तौर पर जब ये कोर्ट की स्क्रूटनी में है तो उस बातों को लेकर के और स्पष्टता आएगी। कोर्ट ने कहा है कि जो फैसले कोर्ट दे चुका है अंतिम कि वो प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है, उसको छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सरकार का भी यही मत, और सरकार अपना अधिकृत मत कोर्ट के अंदर पेश भी करेगी। जहां कोर्ट ने पूछा कि आपने अन्य धार्मिक बोर्ड के लिए और वहां पर मंदिर ट्रस्ट को लेकर के हैं, सॉलिसिटर जनरल ने कहा बहुत उदाहरण है, और मैं आपके दर्शकों को भी बता देता हूं क्योंकि 2 चीजों का फर्क है जो नहीं समझ रहे हैं लोग। कंपैरिजन करना चाहते हैं वक्फ के एक्ट को राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट से। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट यह तय करता है कि मंदिर की ऊंचाई भी कितनी होगी, वहां पर कौन सी कंपनी उस मंदिर को बनाने का काम करेगी, वहां पर दर्शन का समय क्या होगा, वहां पर आरती कितनी बार होगी। वक्फ का एक्ट मस्जिद में नमाज कितनी बार पढ़ी जाएगी इसको लेकर के कुछ नहीं कहता।
ये धार्मिक मामला नहीं है, इट्स अ स्टैच्यूटरी प्रोविजन। ये मैं नहीं कह रहा, ये केरला हाईकोर्ट ने कहा है, ये देश के अन्य हाईकोर्ट ने कहा है। मैं आपको एक्ट के साथ, साल के साथ बता सकता हूं, केस के साथ बता सकता हूं। तो जब देश में दो चीजों की तुलना नहीं हो सकती, अब एक कोई मुसलमान व्यक्ति अपने धार्मिक काम के लिए जमीन को दान वक्फ के थ्रू देता है, तो हिंदू कैसे देता है? वो राम जन्मभूमि एक्ट के थ्रू थोड़ी देता है, वो देता है या तो चैरिटी एक्ट के थ्रू या एंडोमेंट एक्ट के थ्रू। अब मैं आपको लाइन से दे सकता हूं अलग अलग राज्यों के अलग अलग हमारे एक्ट, जहां पर कोई कंपल्शन नहीं है कि हिंदू ही होना चाहिए, पर कई लोगों ने मीडिया के माध्यम से भी और देश में जब से वक्फ का कानून आया है भ्रम और भ्रांति फैलाने का काम किया है। हम तो स्वागत करते हैं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में अब ये गया है, सुप्रीम कोर्ट इसकी अच्छी चर्चा करेगा जब, और कई जो लीगल प्रावधान है उसको लेकर के भी क्लैरिटी आएगी तो लोगों को बोलने का अवसर कम मिलेगा। हालांकि पूर्णिमा जी, मेरा मानना यह है तो वो फैसला कुछ भी आए, जो लोग राजनीति करना चाह रहे हैं वो आना चाहिए, और करेंगे। सरकार को भी अगर किसी बात को क्लियर कोर्ट के सामने रखने की जरूरत है और वो भी दस्तावेज आधारित, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से सबसे एक एक प्रतिक्रिया में लेना चाहती हूं। नीरज जी, आपके पास आते हुए, आज कोर्ट में जो बातें हुई, जो सीजीआई की तरफ से की गई, जो दलीलें रखी गई, जो लोग इस वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हैं उनकी तरफ से कल जो दलीलें दी गई, इसको विपक्ष कैसे देखता है? नीरज जी। पूर्णिमा जी, देखिए, ये जो स्टेटस को मेंटेन रखने की बात आज कोर्ट में कही गई, जो इंटरिम ऑर्डर की बात हम लोग कर रहे हैं, ये एक वेलकम स्टेप है। क्योंकि आप समझिए, पहले दिन से जो विरोध है वो बिल के अंदर जो ऐसे प्रावधान हैं जो संविधान की जो हमारी रूपरेखा है उससे विपरीत चलते हैं। क्योंकि लगातार हम लोग आर्टिकल 26 की बात करते हैं, जहां हम लोग रिलीजियस इक्वालिटी की बात करते हैं, और उन सभी रिलीजियस ग्रुप्स को उनके रिलीजन को प्रमोट करना, उनको आगे चलाना, उसमें हम लोग एक समानता के अधिकार की बात करते हैं जो हमारे संविधान में लिखा है। उसके लिए हम लोग बार बार इस बात को सामने रख रहे थे। और सबसे बड़ी बात क्या थी पूर्णिमा जी, ये क्योंकि बिल जब जेपीसी के पास भी गया, हम लोगों ने ये कहा कि जेपीसी का बिल आप तब तक टेबल नहीं कर सकते जब तक उसके अंदर ऐसे पॉइंटर्स हैं जिस पर सहमति नहीं बनी है। लेकिन इस सरकार ने रात के अंधेरे में बुलडोज किया इस बिल को। ये तो धन्यवाद हो सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने कम से कम इस बात को तो माना कि आर्टिकल 26 पर, आर्टिकल 25 पर, आर्टिकल 14 पर, और इसके अंदर जो सेक्शन 9 और सेक्शन 11 है, जिसके अंदर आप काउंसिल्स बनाने की बात कर रहे हैं, आप वक्फ बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं, आप नॉन रिलीजियस ग्रुप्स को उसमें जो उस विषय से इत्तेफाक नहीं रखती, आप उनको डालना चाह रहे हैं। इन सब बातों के ऊपर जब आज सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो एक ये वेलकम स्टेप दिखता है। और पूर्णिमा जी, सिर्फ विरोध इस बात का है कि अगर एक प्रक्रिया इस देश के संविधान के अंदर है, आप उस संवैधानिक प्रक्रिया से चलिए। आप अगर जेपीसी के अंदर उस बिल को ले गए थे, आप उन सारे बातों का जवाब देते जेपीसी के अंदर, और आप एक क्लीन बिल लेके आते, आप व्हाइट पेपर के साथ उसको टेबल कर देते। लेकिन समस्या क्या रही, आज जो तथ्य हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं, जिसका सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रही है, ये बातें हमने जेपीसी में भी रखी, ये हमने बिल के बहस के दौरान रखी। लेकिन क्योंकि सरकार तो अहंकार पर सवार है, वो तो बुलडोज करना चाहती है एक आइडिया को, तो उस बुलडोज के खिलाफ आज जो बुलडोजर की चाबी दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दी है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। ठीक है, अशोक यादव जी। पूर्णिमा जी, अभी हमारे भाजपा के साथी बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे कि कोर्ट ने ये किया, कोर्ट ने ऐसे किया। देखिए, आप सबसे बड़ी बात है कि अभी कह रहे थे कि लाखों सुझाव आए। अरे लाखों सुझाव, आप चंद सुझाव जो जेपीसी के मेंबरान ने दिए थे, वो सुझाव तो आपने लिए ही नहीं है, लाखों सुझाव ले रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम जो स्टे लगाया है, मुझे लगता है कि एक तरह से मोदी सरकार के मुंह पर एक तमाचा है। और उसमें जो बेसिक 3 बातें, पूर्णिमा जी आपने भी इस 3 बातों को मूल रूप से यहाँ पे बताया कि जो सेक्शन 9 में जो अपॉइंटमेंट्स की बात थी, जो नियुक्तियों की बात थी, उस पर कोर्ट ने रोक लगाई है। और दूसरी बात जो अभी डिनोटिफिकेशन को लेकर के वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड, दोनों तरह की संपत्तियों को सरकार डिनोटिफाई नहीं कर पाएगी जब तक स्टे लगा रहेगा। और तीसरा क्या था कि आप उस वक्फ बोर्ड के लैंड की नेचर को नहीं चेंज कर सकते। ये सारी चीजें कोर्ट ने यही साबित किया कि जो वक्फ बिल को इन्होंने एक्ट में बदला, ये गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से और अनडेमोक्रेटिक तरीके से, तीनों तरह से पास किया गया था, जो आज साबित हो गया। क्या ये कोर्ट की टिप्पणियां है सर जजेस की कि ये डेमोक्रेटिक नहीं है
ये मतलब ये सब क्या कोर्ट की तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा गया है आज जजेस की तरफ नहीं, से? कोर्ट के नहीं कहा गया ये, जो ठीक है। कोर्ट तो मैं इसीलिए क्योंकि बहुत बहुत अच्छी बात यह है कि विपक्ष की दलीलें और जो वहां पर आपके वकीलों ने जो दलीलें रखी वो लगभग समानांतर नजर आती हैं। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से जो दलीलें रखी गई वो उसके डिफेंडिंग मोड में डेफिनेटली नजर आई और कोर्ट की तरफ से कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई और उन ऑब्जर्वेशंस आधारित सरकार को 7 दिन का समय देते हुए एक इंटरिम ऑर्डर पास किया गया कि अभी इस पर स्टे रखिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है चक्रवर्ती साहब, से 7 दिन का स्टे है, सिर्फ 7 दिन का स्टे। 7 दिन के बाद आप उन तमाम याचिकाओं 70 से प्लस जो याचिकाएं दायर की गई उनको 5 में क्लब करना होगा, इंपॉर्टेंट चीजों को शामिल करना होगा। जाहिर है कि ये उन विपक्षियों के लिए भी जो इस कानून के खिलाफ खड़े हुए हैं उनके लिए भी ये चुनौती है कि हम अपनी इंपॉर्टेंट बातों को कैसे रखते हैं कोर्ट के अंदर। देखिए ये कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि क्या है कि मैक्सिमम सब कॉमन पॉइंट्स है जिसके ऊपर जो है सबकी अपने अपने अलग अलग तरह से रिट दायर किया गया था। अब ये क्लब होकर के एक साथ बैठेंगी और जो पॉइंट सबके कॉमन पॉइंट्स होंगे उस कॉमन पॉइंट्स को 5 लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ये कोर्ट की तरफ से जो जिस तरीके से वर्डिक्ट दी गया है कि उसी पे बात की जाएगी। फिर जब बीजेपी अपना जो है सरकार अपना जो है रुख दायर करेगी तो हमें भी फिर उसके लिए जो है हमें भी समझ रही होगा कि ये फैसला इतनी जल्दी आने वाला नहीं है कि ये 7 दिन के बाद कोई फैसला आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार का कोई जो जवाब होगा तो हमें भी उस सवाल कुछ लेने पड़ेंगे। हम अपने सवालों को जो है उसके लिए भी हम कोर्ट से समय लेंगे। तो ये जो बिल है इसी का विरोध हर आदमी कर रहा है, हर शख्स कर रहा है और हर पार्टी इसका विरोध पे खड़ी हुई है, क्योंकि जेपीसी का गठन हुआ था। तो जेपीसी के गठन में जेपीसी ने अपनी बात को रखी गई थी, विपक्षी पार्टी को उसको नहीं सुना गया। अगर सुना गया होता तो 28 घंटे 36 घंटे की बहस क्यों होती ना, बिल्कुल। क्योंकि अगर विपक्ष को अगर भरोसे में लिया गया होता, क्योंकि विपक्ष भी चुनकर के ही आया है, विपक्ष कहीं बाहर से नहीं आया, वो चुनकर के आया है। तो विपक्ष को अगर भरोसे में लिया गया होता तो शायद ये 28 घंटे की बहस राज्यसभा और लोकसभा में ना हुई होती और ये बिल सर्वसम्मति के साथ पास हो गया होता। नहीं तो फिर तो ध्यान इस बात पर भी जाना चाहिए जब सीजेआई की तरफ से कहा गया कि आप हर बात में धर्म का एंगल क्यों लेकर आ रहे हैं, ये भी तो कहा सीजेआई ने, इस बात का भी तो ध्यान देना चाहिए। और अगर आप कह रहे हैं कि भाई ये तो चुनौती है नहीं कि 5 याचिकाओं में सब क्लब कर देंगे क्योंकि कॉमन ग्राउंड्स हैं, लेकिन चुनौती तो फिर ये भी है ना कि अगर जज ये कहते हैं कि बहुत चिंता की बात है ये, अगर हिंसा हो रही है ताकि एक दबाव बन सके, ये भीड़ तंत्र जो करना चाहता है वो करवा सके, और उसका एग्जाम्पल तो आपसे बेहतर सर मुर्शिदाबाद में तो सामने से आप देख रहे हैं, इसको लेकर भी तो कोर्ट ने चिंता जाहिर की। बिल्कुल, हम मुझे पता था मुर्शिदाबाद को जरूर खींच करके लाएंगे। सर मैं क्या लाऊंगी, कोर्ट में चर्चा हो रही है। नहीं ऐसा नहीं है कि अभी इसका मतलब जो है सीए में जो शाहीन बाग का जो वो हुआ था, जब किसान आंदोलन हुआ था, तब जब किसानों ने आंदोलन किया था तब उनको तो आतंकवादी और खालिस्तानी तक बोल दिया गया था। तो ये तो देखिए, आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन करना ये ह्यूमन राइट्स है, ये तो जो है आप इसको नहीं रोक सकते। दंगा करना ये जुर्म है, खतरनाक है, देश के लिए खतरनाक है। अब दंगे के पीछे कौन है, क्या कर रहा है, उसकी जांच चल रही है और उसकी जांच की रिपोर्ट बहुत जल्द ही सार्वजनिक कर दिया जाएगा। छोड़ा कोई नहीं जाएगा, पहले से हम आपसे बता दें। ठीक है अश्विनी दुबे जी, आपके पास इसके पूरे, हालांकि सिद्धार्थ जी ने इसको एक्सप्लेन करने की जरूर कोशिश की है, लेकिन साथ ही मैं इसके पूरे जरा लीगल एंगल समझना चाहती हूँ और मैंने इसीलिए पहले पार्टी के प्रवक्ताओं का रिएक्शन लिया है ताकि आप ये बता सके कि कौन क्या सोचकर कितना खुश हो रहा है, कौन ख्याली पुलाव पका रहा है, कौन कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को अपनी सहूलियत के हिसाब से एक परसेप्शन और नरेशन के हिसाब से जनता के सामने रख रहा है। अश्विनी दुबे जी, परसेप्शन और नरेशन तो बिल्कुल पूर्णिमा जी सही कहा आपने, ये परसेप्शन और नरेशन ही चल रहा है। और सिर्फ इतनी सी बात है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी सुप्रीम कोर्ट किसी मुकदमे की सुनता है तो निश्चित तौर पर कहता है भाई कानून को अमल में मत लाइए, क्योंकि पलड़ा किसी भी तरह जा सकता है। हो सकता है कि आप जो अमेंडमेंट लेकर आए उसमें से कुछ चीजें संविधान की मूल भावना के विपरीत हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, आर्बिट्री हो, क्योंकि संविधान किसी व्यक्ति में या किसी उसमें भेद नहीं करता और आपने हो सकता है धर्म विशेष के खिलाफ कानून बनाया हो, ये एक बात है। दूसरा,
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की 2-3 बातें बड़ी जो है पूर्णिमा जी बड़े आदर के साथ बताना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड पर जब तक केंद्र का जवाब नहीं आएगा तब तक स्थिति नहीं बदलेगी। वो स्थिति तो कानून नहीं बनने से पहले भी वही थी और आज भी वही है, और एक हफ्ते में कुछ फर्क तो पड़ना नहीं है, एक महीने में भी कुछ फर्क नहीं पड़ना है। कभी भी ये नोटिफाई अगर होता है कानून, उसके बाद वो लागू हो जाएगा। दूसरा, वक्फ कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डीनोटिफाई नहीं होगी। बिल्कुल देश के अदालत की सर्वोपरि अगर पहले आज के कोर्ट ने कहा कि भाई ये वक्फ की संपत्ति है, तो उस पर देश की कोई भी संस्था कानून नहीं बना सकती है, उसको नोटिफाई ले नहीं सकती है। ये तो हमारे देश का लॉ ऑफ लैंड है। तीसरा, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अगर नई नियुक्ति करेंगे तो आप जो वक्फ एक्ट है उसकी जो चैलेंज है उस चैलेंज के कॉन्ट्री जाएंगे। यानी हो सकता है कि हम ये कहें कि इस कॉम्पोजिशन में जो सेंटर ने पास किया पार्लियामेंट ने, उस कॉम्पोजिशन के अलावा हम जज को भी रख दें, रिटायर्ड जज को भी रख दें, तो इसलिए आप इस पर नियुक्तियां नहीं करेंगे। अब जो 3 बड़ी बातें याचिका में रही, उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता की, जो आपके सामने 2 दिन से लगातार चल भी रहा है, इसके पहले भी चला कि भाई धार्मिक स्वतंत्रता की बात आई, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात आई, अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात आई और संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन की बात आई। दूसरी बात यह कही गई कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का फैसला लेने का अधिकार करना, यानी सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है। और तीसरा, मुस्लिम समाज के साथ यह भेदभाव करता है क्योंकि अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर समान प्रतिबंध नहीं है। पूर्णिमा जी, अभी इंटरिम प्रोटेक्शन या स्टेटस को हम कह लें अगले हफ्ते के लिए है। अब मैं बड़ी इसकी बातों को 2 बातें कहना चाहूंगा, दोनों एंगल से कहना चाहूंगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस बात को यह नहीं मानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्फ एक्ट बना संशोधन उसको पूरी तरह से जो है स्टे कर दिया। कुछ बातों को स्टे करके कहा कि भाई इसको आगे सुनेंगे। अब वक्फ बाय यूज और वक्फ बाय डीड, 300, 400, 500 साल जो पुराना निश्चित है, ये देश का कानून भी है, सिविल लॉ में भी ये बात है रेमेडी की, भाई एडवर्स पोजीशन आता है कि कोई लंबे समय से लगातार किसी प्रॉपर्टी पर काबिज है और उसका कोई ओनरशिप नहीं आया तो उसको अचानक से आप नहीं टेक ओवर कर सकते। ये तो नॉर्मल भी कानून है, इसमें कोई बात तो नहीं आई। बात तो यहां ये है कि अलग तरीके से सिर्फ एक तरफा रीजन टू बिलीव होने के बाद कि पूर्णिमा जी की संपत्ति आज से वक्फ बोर्ड की हो गई और पूर्णिमा जी को कोई अधिकार नहीं होगा कि वो चैलेंज करे किसी अदालत में, जाएंगी भी तो वक्फ बोर्ड के पास जाएंगी और वक्फ बोर्ड वही होगा जिसको स्वयं को विश्वास है कि मेरी संपत्ति है, उसकी अपील ट्रिब्यूनल में जाएगी, ट्रिब्यूनल का मैटर फाइनल होगा। तो पूर्णिमा जी कहां जाएंगी? अदालत जा नहीं सकती हैं, ट्रिब्यूनल में जाएंगे, ट्रिब्यूनल में वही लोग बैठे। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा ट्रिब्यूनल देश में नहीं बन सकता क्योंकि वो गैर संवैधानिक और देश की कानूनी व्यवस्था के विपरीत होगा, क्योंकि अदालत जाने का अधिकार हर एक व्यक्ति का हो। तो इसमें तो कहीं कोई गलती नहीं है। हमारी संपत्ति अगर मान लीजिए, वो सिर्फ ऐसा नहीं है हिंदू की संपत्ति, मुस्लिम की भी संपत्ति, मुस्लिम भाइयों, मैं तो बता रहा हूं, मैंने खुद कॉल से रिसीव किया, मुस्लिम भाइयों की भी संपत्ति वक्फ बोर्ड ने अपने गलत तरीके से, और मुस्लिम भाई अगर जाते हैं तो कहते हैं तो दान हो गई। तो इस बात के लिए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए अदालत जाने का अगर अधिकार है वो कर्टेल करेंगे तो वो तो बिल्कुल संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी बात हो रही थी कि 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई करेंगे, यानी क्वेश्चन ऑफ लॉ, और वो 5 महत्वपूर्ण प्रश्न नोडल काउंसिल के थ्रू आप हमारे सामने कर दीजिए। 1995 का जो चैलेंज है वो अलग सुनेंगे, 2013 का चैलेंज अलग सुनेंगे, 2025 का चैलेंज अलग सुनेंगे। लेकिन फिर जब 1995 इसके साथ 2013 इन तमाम संशोधनों की बात होगी तो फिर कोर्ट ये भी तो कंसिडर करेगा कि जब 2013 में आपने इतने संशोधन किए, जब आपने एक ट्रस्ट को असीमित पावर्स दे दी, आपने उसको एक तरफा इतनी मजबूती दे दी, तो फिर उसका आधार क्या था? क्या वो आप एक बियॉन्ड उस अधिकार के बाहर जो संविधान निहित है, आप उसके बाहर गए उन बदलावों को करते हुए? कोर्ट फिर इसको भी तो कंसिडर करेगा। रिजवी साहब, आपके पास आते हुए किस तरीके से सर आज कोर्ट की तरफ से कानून का जो संदेश निकल कर आया है उसको मुस्लिम समाज कैसे देखता है? इसीलिए सब पूछ रही हूं क्योंकि आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, जानकार हैं, और मुस्लिम में ही एक वर्ग है जो इस कानून के साथ खड़ा है और एक वर्ग है जो इसकी खिलाफत कर रहा है। देखिए, कोर्ट में जाना हर शख्स का अधिकार है और ये हमारे जमहूरी निज़ाम की खूबसूरती है कि जो मुतमईन नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है, वो कोर्ट जाता है। मगर जो आज सुप्रीम कोर्ट का तबसरा कह लीजिए, तज्जिया कह लीजिए, या जो कुछ कह लीजिए, वो निर्णय तो नहीं है, फैसला तो नहीं है,
मगर जो भी वहां से नतीजा निकल के आया उससे न किसी को खुशी होने की जरूरत है, न किसी को गम मनाने की जरूरत है। तो ये जो दरअसल कानून है, ये कानून मुसलमानों के फायदे के लिए है और उनके हितों के लिए है। क्योंकि ये 1923 में जब बना उससे लेकर के अब तक कई बार संशोधन हुआ। खुद कांग्रेस के दौर में 4 से 5 बार संशोधन हुआ और अभी भी मौजूदा जो हुकूमत है उसने इसमें संशोधन किया। अब ठीक है, किसी को कोई मुतमईन नहीं है और बहुत सारे लोग मुतमईन हैं। हर आदमी को अपना नजरिया और अपनी बात कहने का हक हासिल है। यही हमारे हिंदुस्तान की जमहूरी निज़ाम में खूबसूरती है। मगर ये मुसलमानों के हितों के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तक वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और मेंबरान और संबंधित अधिकारी ये लोग करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच रहे थे। भूमाफियाओं से मिलकर के, बिल्डरों से मिलकर के उसका नाजायज इस्तेमाल कर रहे थे। कोई भी वक्फ डीट उठा के देख लीजिए तो लास्ट में आपको ये जरूर लिखी हुई मिलेगी जिसने वाकिफ ने जो लिखी है, वाकिफ की जो मंशा है वो ये है कि इससे होने वाली जो आमदनी है वो गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों पे खर्चा होगी। मगर ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। करप्शन उरूज पे था और मनमानी हो रही थी। भूमाफिया लोगों से मिलकर के चेयरमैन वक्फ बोर्ड के लोग जो है वो करप्शन कर रहे थे। बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगों पे कब्जे हो चुके और आलीशान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लिए। और आपको हैरत होगी, मैं बताऊं उसका किराया कितना जानते हैं? 100 रुपया महीना, यानी 10 करोड़ की संपत्ति है और उस पर करोड़ों रुपया अपनी पॉकेट में हासिल किए गए हैं और उसमें 1 रुपया भी गरीब, कमजोर, यतीम बच्चे पे नहीं खर्चा किया गया। किसी की फीस नहीं दी गई, किसी लड़की की शादी नहीं की गई और पढ़ाई न कोई हॉस्पिटल बनाया गया, न स्कूल बनाया गया, न यतीम खाना बनाया गया। बस वो क्या था, आलीशान कॉम्प्लेक्स बना करके उस पर नाजायज कब्जे थे, जाती तौर पर उसका इस्तेमाल हो रहा था। अब इस वक्फ संशोधन बिल के जरिए कुछ शफाफियत आएगी, कुछ लगाम लगेगा और करप्शन खत्म होगा, तो इससे गरीब मुसलमानों का कुछ भला होगा। तो इसलिए ये मुसलमानों के हितों के लिए है और फायदे के लिए है। और मैं ये बात बताऊं, जो एजुटेशन हो रहा है, जो लोग एजुटेशन कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि 2019 और 20 में सीए कानून जब आया था तो उस कानून को लेकर के भी ये कहा गया था कि अगर सीए कानून लागू हो गया तो भारत के मुसलमानों की शहरियत खत्म हो जाएगी। और आज 4.25 साल हो गए, 4.25 साल कानून को लागू हो गए, एक भी पूरे भारत में कोई नहीं बता सकता किसी मुसलमान की बहुत शहरियत अच्छे खत्म से रिजवी साहब आपने इसको बताने की कोशिश की, लेकिन मुमकिन है कि आपके ऊपर बीजेपी का प्रवक्ता होने के आरोप इसी के साथ लग जाएंगे, क्योंकि बात यही है कि ये समझाने की जो कोशिश हो रही है रिजवी साहब, ये किसी को शायद पॉलिटिकली सूट ना करे अगर ये समझ में आ जाए तो, और इसीलिए एक वर्ग जो नहीं इसको समझ पा रहा है उसको अपने साथ रखने की कवायद लगातार जारी है। रमनीश्वर जी, आपका एनालिसिस इससे लेकर, क्योंकि आज कोई इसको समझते हुए आज खुशी बना रहा है, कोई इस पर तैयारी कर रहा है, भाई 7 दिन में अब इसे हमें जवाब देना है, और कुल मिलाकर मुद्दा वही है कि कानून अब बन चुका है, लेकिन एक सर्वसम्मति होनी चाहिए समाज में, एक भले समाज को दिखाएगा। देखिए पूर्णिमा जी, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें चाहे मोदी सरकार की बात करें, मनसा बहुत साफ था, वक्फ बिल में संशोधन लाएं ताकि अल्जाफ और जाल और जो खास करके पसमानदा समाज है, यतीम जो है, ज़रूरतमंद है, उनको उसका हक मिल सके। और जिस तरह से अशरफ जो जाति है उसका जिस तरह से वक्फ में बोर्ड में मतलब दबदबा है, उसको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको हटा करके और यतीमों को वो हक मिल सके। लेकिन बात है कि आज सियासतदान और सियासत दल के रूप में जो आज सड़क पे हैं, जो आज विरोध के स्वर जता रहे हैं, चाहे 200 सांसद जो पक्ष में आए थे इस संशोधन के खिलाफ जो आए थे और जो विरोध जता रहे थे, वो सारे के सारे हिंदू ही थे ज़्यादातर। और वो सारे के सारे इसलिए मुझे लगता है विरोध का स्वर है क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं भूमाफिया वाली जो नियति है और जिस तरह से उनका संपत्ति में वो है, हिस्सेदारी है, और मुझे लगता है उसी के कारण वो सारे के सारे विरोध के का स्वर। और बात करें कि एक और बात है कि हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने आज एक और बात जो रखी थी, आज मुझे लगता है कुछ कट्टरपंथी ऐसे लोग हैं जिनके आंखों में मिर्ची लग सकती है, और लेकिन हिंदू जो समाज है खास करके उनको आंख खोलने वाली बात भी आज की है उन्होंने। फिर दूसरी बात करते हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने सैकड़ों ऐसे सबूत राम मंदिर, भगवान कृष्ण के लिए और आज ज्ञान वापी के लिए और तमाम ऐसे जो हिंदू मंदिर उनके लिए सबूत मांगा जाता है। यदि मांगा जाता है तो 14वीं और 15वीं शताब्दी के बारे में कहा जाता है कि मस्जिद और के लिए कहाँ से सबूत लेकर के आएंगे। तो भैया जब आप सुप्रीम कोर्ट जब ये मांगता है तो फिर मैं ये क्या कहूँ कि यही सेकुलरिज्म है खास करके हमारे देश में। क्या हम सेकुलरिज्म की परिभाषा और संज्ञा इस रूप में हम जानें कि धार्मिक स्वतंत्रता आज़ादी हम इस रूप में मान लें कि आज कहा जाता है आर्टिकल 14 को हम संविधान के रूप में यदि हम देखते हैं तो इस रूप में माने कि हिंदू कोड बिल जब 1955-56 में नेहरू जी के द्वारा लेकर के मतलब लाते हैं जब नेहरू जी, तो क्या वो सेकुलरिज्म की मूल नियति यही मानी जाती है कि हिंदुओं के खिलाफ कोई भी बिल लेकर के आप आ जाइए। फिर बात करते हैं कम्युनल वायलेंस बिल, एक 2012 में ड्राफ्ट किया गया था। 2012 में ड्राफ्ट जो किया गया था, भले वो हालांकि सुप्रीम कोर्ट की वजह से वो बिल आ नहीं पाया, लेकिन वो हिंदू यदि कोई भी हिंसा में पाया जाता है तो उसको मुख्य आरोपी के रूप में माना जाएगा और कोई दूसरा आरोपी यदि माना जाता है, यदि पाया जाता है तो उसको उससे बाहर कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं अल्पसंख्यकों के लिए ऐसे बहुत सारे योजनाओं का और लाभ, मुझे लगता है कि वो भी उसमें लेकर के सच्चर कमेटी 2005 के बाद 2006 के बाद ऐसे ये सारे लेकर के आया गया था। अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति की योजना लागू की गई थी। उसके बाद फिर मुस्लिम छात्रों के लिए अलग से फंडिंग। उसके बाद फिर बात करेंगे हिंदू यदि गरीब हो तो उसके लिए कोई हक नहीं मिलेगा। क्या हिंदुओं में गरीबी नहीं है क्या? है ना? तो उसका हक नहीं। मैं जानना ये चाहता हूं कि धारा 370 की बात करें, ट्रिपल तलाक की बात करें, ऐसे 35A की बात करें, वो तमाम संशोधन देश में मोदी सरकार के माध्यम से लेके आया गया। ये इसलिए लाया गया ताकि कानूनन तौर पे ये चीजें देश में ये लागू हो और जिसका जो हक है उसको वो मिल सके। ठीक है। और लेकिन आज देश में यदि किसी भी तरह का कोई संशोधन यदि लेकर के आती है मतलब मोदी आप सरकार, ये कहना चाह आज रहे हैं विरोध कि का वक्फ स्वर को क्यों? लेकर ही इतनी समस्या क्यों होने लगी है? अगर उसमें आखिर सरकार कानून वक्त नहीं, संशोधन के मेरा साथ लेकर आती है ये और कहना ऐसे है संशोधन पूर्णिमा पहले क्यों है, शायद उस वक्त पूर्णिमा जी सोचते ये क्यों? कहना है ठीक कि वक्त में तमाम संशोधन कांग्रेस पार्टी के पहले द्वारा क्यों किया गया, उसके बावजूद भी यतीमों को, बेवाओं को, जरूरतमंद नहीं को हक अधिकार नहीं मिला। मिले। ठीक है सिद्धार्थ जी, एक और बात मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि जो वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड है उसको लेकर भी कोर्ट कहीं ना कहीं कंसर्न नजर आया। मैं शायद आपसे आज ये तो नहीं पूछ सकती कि सरकार क्या तैयारी कर रही है, सरकार 7 दिन में क्या जवाब देगी, क्योंकि जाहिर है कि यू विल ऑल नीड टाइम फॉर द प्रिपरेशन फॉर दैट एज वेल। लेकिन फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो वक्फ है वो बहुत पुराना, जो कपिल सिब्बल की तरफ से दलील रखी गई कि 300 साल पुराना है, कहाँ से उसकी डीड आएगी या क्या होगा, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी तो ये कहता है कि जब अंग्रेजों से पहले रजिस्ट्रेशंस नहीं होते थे, कई मस्जिदें ऐसी 13वीं-14वीं सदी की हैं, तो फिर वो पेपर्स कहाँ से लेकर आएंगे? और दूसरा, जब हिंदू पक्ष के वकील बाहर आते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ये कह रहा है कि ये वक्फ बाय यूजर जो है या वक्फ बाय, और इसमें एक ओरल वक्फ बाय यूजर का भी जिक्र किया गया, ओरल डीड का भी जिक्र किया गया कि जो रजिस्टर्ड है और जो गेजेटेड है ये सिर्फ ऑर्डर उनके लिए एप्लीकेबल होगा। और यही तो आपके कानून में भी है फिर कि जो रजिस्टर्ड है और गेजेटेड है उन पर कुछ नहीं। तो फिर तो इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है ना। मैं अपनी समझ और दर्शकों के समझने के लिए ये आपसे पूछ रही हूं। देखिए बिल्कुल पूर्णिमा जी, बहुत से पहले पैनलिस्ट ने भी मेरे से पहले भी कहा और कई लोग हैं जो शायद आज सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के बाद से खुशी भी मनाना चाहते हैं। मेरे को उनकी खुशी देख करके तो 2 ही लाइनें याद आ रही हैं। हमें मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। पता है सबको कि सुप्रीम कोर्ट में किस बात को लेकर के चर्चा हो रही है, पता है सबको कि कोई ब्लैंकेट बैन नहीं है, पता है सबको कि सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल की स्टेटमेंट को ऑन रिकॉर्ड लिया है, ये पता है। पर फिर भी कहना है कुछ, टीवी पे जाकर के अपनी बात कहनी है, अपनी उम्मीद दिखानी है तो दिखाइए। देखिए मेरा मानना बिल्कुल स्पष्ट है। 2 बातें आपने इसमें कही और आपने वक्फ बाय यूजर की जमीन को लेकर के कहा। पहली बात तो यह है कि किसी मस्जिद के पास जो कि अंग्रेजों के जमाने से पहले की है, बहुत पुरानी है, कोई मस्जिद है, ईदगाह है, दरगाह है, उसको तो कानून वैसे ही एग्जेम्प्ट करता है। एग्जैक्टली। वो वैसे ही कानून के प्रावधान में नहीं है,
वक्फ की टोटल प्रॉपर्टीज में से लगभग, अगर वामसी पोर्टल में से आप डेटा उठाएंगे जो सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है, 14% प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिन पर मस्जिद बनी हुई है। उसका तो कोई सवाल ही नहीं है। सवाल तो यह है कि जमीन दी गई थी वक्फ को लेकर के, कहा गया था वंस अ वक्फ ऑलवेज अ मक्फ, और फिर वो बाद में बन गया वंस अ वक्फ नाउ अ मॉल। वो मॉल कैसे बन गया वहां पर? आपने इतनी बड़ी इमारत वहां पे कैसे खड़ी कर दी? आपने कौड़ियों के दाम पर उस जमीन को देकर के उसका पैसा लूटने के लिए किसी और को कैसे बैठा लिया? पहले आपने कह दिया कि ये जमीन वक्फ की है, और फिर वक्फ में कह दिया कि ये वक्फ की नहीं, इसको भी कब्जा लेते हैं। कैसे हो जाता है कि मुख्तार अंसारी 100 करोड़ की जमीन कब्जा लेता है? कैसे हो जाता है कि जितनी विपक्षी पार्टियां यहां बैठी हैं या सड़कों पे हल्ला मचा रही हैं, इन्हीं के वो नेता हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इन प्रॉपर्टियों का आनंद लिया है? तो समस्या वहां है। तो जब इसको लेकर के हो, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। रही बात डी नोटिफिकेशन को लेकर के, अभी वैसे भी हमको यह समझना चाहिए कि सरकार सभी प्रॉपर्टीज का सर्वे करेगी। सर्वे पर कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। सर्वे की प्रक्रिया पूरी होगी तब तक कोर्ट का निर्णय आ जाएगा। जो सर्वे की प्रक्रिया में होगा सरकार उसको आगे बढ़ा लेगी। तब तक के लिए सरकार ने स्वयं कहा है कि हम किसी को डिनोटिफाई नहीं करेंगे। 30 सेकंड्स रखिए सर। देखिए पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि हमारे मोदी सरकार के प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता को बात को समझने की जरूरत है कि संविधान में आर्टिकल 142 भी है जो कोर्ट को यह अनुमति देता है, अधिकार देता है कि वह राष्ट्रपति द्वारा पारित, संसद द्वारा पारित या किसी भी संस्था द्वारा पारित आदेश को उसकी समीक्षा कर सकता है और कंप्लीट जस्टिस के लिए अपने हिसाब से कंप्लीट जस्टिस के लिए आदेश निर्देश कोर्ट दे सकता है। इस मुगालते में न रहे कि सुप्रीम कोर्ट इस संसद से पारित कानून के ऊपर कुछ नहीं कर सकता। उसके पास अधिकार है पूर्णिमा जी। और जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकीलों जो है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे जो भारत के सॉलिसिटर जनरल से दलील आधारित थे। वो सवाल दलील आधारित थे जो आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेड वकील कपिल सिब्बल हो या सिंघवी साहब हो, इनकी तरफ से रखे जा रहे थे। नीरज जी जल्दी से 30 सेकंड्स दे रही हूँ सर, क्लोज करेंगे फिर। पूर्णिमा जी देखिए, इस पूरे पैनल पर सिद्धार्थ के अलावा मुझे किसी ने ऐसा कहता हुआ मुझे सुनाई नहीं दिया कि हम लोग ब्लैंकेट बैन की बात कर रहे हैं। हम तो लगातार स्टेटस को की बात कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ अपने मन में खुद खुश हो रहे हैं ब्लैंकेट बैन की बात को सोचकर, तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। वकील साहब जो पैनल पर है उन्होंने अच्छी बात कही, लेकिन एक भ्रम की स्थिति बना दी, क्योंकि 1995 का भी जो वक्फ बिल था उसके अंदर आप वक्फ के ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते थे। और जो रिजवी साहब ने बात कही, आप 7 दिन की राहत से फिलहाल खुश है ना अश्विनी जी? देखिए पूर्णिमा जी, जो प्रोसीजरल फ्लॉ है उसके ऊपर वो 7 दिन 70 दिन 7 साल उसकी बात नहीं होगी, वो प्रोसीजरल फ्लॉ दूर करना होगा। ठीक है अश्विनी जी 30 सेकंड। मेरा पूर्णिमा जी बड़ा साफ साफ कहना है कि जो राइट प्रॉपर्टीज में ट्रस्ट को, मठ को, अखाड़ा को, सोसाइटीज को कहा गया है कि उसमें कोई डिस्प्यूट होता है, किसी की प्रॉपर्टी कोई जबरदस्ती लेता है तो अदालत जाने का अधिकार है, वो एक अदालत जाने का अधिकार। दूसरा, देखते ही कह दे कि हमारा विश्वास है कि हमारी प्रॉपर्टी है, उस पर रोक लगे। तीसरा, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसमें जो सुनवाई करेंगे उनकी कोई जाति धर्म नहीं होता, वो धर्मनिरपेक्ष होते हैं। और देश धर्मनिरपेक्ष है तो कानून धर्म आधारित नहीं बनना चाहिए। देश में ऑलरेडी रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट है, चैरिटी एक्ट है, चैरिटेबल एक्ट है, ट्रस्ट एक्ट है, उसी हिसाब से सारी प्रॉपर्टीज मैनेज होनी चाहिए। यानी किसी की ऑटोनॉमी की बात नहीं होनी चाहिए। और रही बात आर्टिकल 26 की, जो बार बार धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही जाए, तो उस धार्मिक स्वतंत्रता में अदालत जाने का अधिकार वो सबको है और जमीन लूटने का अधिकार किसी को नहीं है। तो खास तौर से जो लैंड ग्रैबिंग इंस्टीट्यूशन है और ये जो खास तौर से उसको लीगलाइज करने की कोशिश की जा रही है, उस पर रोक लगे ताकि आम व्यक्ति को न्याय मिल सके और अदालत। लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। 5 मई की तारीख आएगी, उससे पहले 7 दिन के बाद सरकार जवाब देगी, फिर 5 दिन विपक्ष को मिलेंगे अपनी दलीलें रखने के लिए और फिर 5 मई को इस पर फिर से सुनवाई होगी। देखना होगा कोर्ट का नजरिया इस पर क्या रहता है। समय की कमी की वजह से बाकी लोगों के मैं क्लोजिंग कॉमेंट्स नहीं ले पाई हूँ, पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।